हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। होप करता हूँ कि आप सभी बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत तंदुरुस्त भी होंगे और बहुत हार्ड वर्क भी कर रहे होंगे अपने लाइफ में, ताकि आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएँ बहुत ही जल्दी। और विश करता हूँ आज सरस्वती पूजा के दिन पे माता सरस्वती से कि आप सभी बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएं अपने लाइफ में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे, इनलाइटन लगे, पॉजिटिव लगे, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ यूट्यूब के जो भी मेरे लिंक्स हैं, इसको आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है तो आप प्लीज़ करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आज का जो टॉपिक है, जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही रेलिवेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। क्या है टॉपिक? तो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये बहुत ही वाइब्रेंट मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये जस्ट आया है, बिल्कुल एकदम करंट है और ये अभी इम्प्लीमेंट हुआ भी नहीं है, होने जा रहा है। तो ये बहुत ही रेलिवेंट है। अभी जितने भी एग्जाम्स होंगे कम्पिटिटिव, चाहे वो एनटीए नेट का हो, चाहे वो बीएड का हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक, किसी भी एग्जाम में, क्योंकि भारत के अंदर जो भी एग्जाम है उसका आधार तो शिक्षा ही है ना। शिक्षा के आधार पे ही ना आप परीक्षा देते हो। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रश्न रहेगा, तो ये सभी के लिए ही जरूरी है, चाहे वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी के लिए ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों को बताऊँगा कंसाइज वे में। आप ध्यान से सुने, अच्छा लगे तो नोट भी कर सकते हैं आप। ठीक है। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, अभी तक भारतवर्ष में 3 बार आ चुकी है। 3 बार आई है। कब कब आई है? एक है 1968, 1968, फिर 1986 में आई थी और ये आई है तीसरी 2020 में। ठीक है। तो 3 बार भारतवर्ष के अंदर, इंडिया के अंदर शिक्षा नीति को अमेंड किया गया है, लाया गया है। 1968, 1968, 1986 और 2020, 3 बार लाया गया है। तो जो 2020 का जो नई शिक्षा नीति का जो मसौदा है, जो नीति है, ये कस्तूररंगन कमेटी के द्वारा लाया गया है। उनके रिकमेंडेशन पे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट किया गया है। अब आप सोचोगे कि कस्तूररंगन कमेटी क्या है? तो देखिए, भारत के अंदर जो भी कमेटी बनती है, जो भी एक्ट बनते हैं, जो भी नियम बनते हैं, संविधान में जो भी संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है, उन सभी के लिए एक रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट होती है। रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है कि एक टीम बनती है, उस टीम में 25-50 लोग होते हैं। उस टीम में कौन हो सकते हैं? बहुत बड़े बड़े आईएएस के अधिक रिटायर्ड आईएएस होते हैं। ठीक है। करंट आईएएस भी हो सकते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, एजुकेशनिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। बड़े बड़े मतलब स्कॉलर्स लोग होते हैं उस कमेटी के अंदर। और वो लोग क्या करते हैं? अपने सजेशंस को, अपने एडवाइस को देते हैं। और पूरे इंडिया भर से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग कस्बों, गांव, राज्य, जिलों से भी फीडबैक्स को मंगवाते हैं और उस फीडबैक को समअप करके एक नई नीति बनाते हैं, एक नया मसौदा बनाते हैं। उसी को हम कहते हैं कमेटी। तो भारत बड़ा देश है, तो भारत के अंदर जो भी बदलाव होते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो जो है आपका फिनेंस के क्षेत्र में हो, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो, चाहे विदेश मंत्रालय में हो, चाहे कोई सी भी क्षेत्र में बदलाव हो, कोई से भी क्षेत्र में संशोधन हो, वो किसी ना किसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही होता है। यही एक प्रोटोकॉल है, यही एक नियम है। ठीक है। तो कस्तूररंगन कमेटी के द्वारा नई शिक्षा नीति का रिकमेंडेशन दिया गया है, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए, नई शिक्षा नीति में मैं आपको 6 चीज़ों में मैं इसको बांटूंगा। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ोगे, जो नई शिक्षा नीति का जो पूरा एक ड्राफ्ट आया है, तो हिंदी में 108 पन्नों का है, अंग्रेजी में 66 पेजेस का है। तो जो इसमें भी आप सहज हो, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका जो एक सारांश होता है, उसका जो एक समरी है, जो इंपॉर्टेंट स्केलेटन है, वो मैं आपके सामने बस 10 से 15 मिनट में रख दूंगा। तो नई शिक्षा नीति को मैंने 6 भागों में बांटा है। पहला है स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा। दूसरा है आपका लैंग्वेज, भाषा। ठीक है। तीसरा है आपका उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। चौथा है आपका टेक्नोलॉजी, तकनीक। पांचवा है आपका फिनेंस। और छठा है इम्प्लीमेंटेशन। तो इन 6 भागों में हम पूरी शिक्षा नीति को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब आइए पहले पॉइंट पे, स्कूली शिक्षा। तो स्कूली शिक्षा में अब क्या नया हुआ है, इस चीज़ को समझिए, बड़ा ही आवश्यक है। अभी तक क्या होता था हमारे यहाँ पे कि 10+2 का कंसेप्ट था, आप सभी जानते हो इसको, कि 10 क्लास तक आपका एक करिकुलम होता था, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, कहीं का भी हो, चाहे राज्य सरकार का बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई का बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो। 10 क्लास तक आपको पढ़ना है।
10 क्लास तक आपका भले ही मैथमेटिक्स में मन नहीं लगता हो, भले ही आपका जो है साइंस आपको अच्छा ना लगता हो, फिर भी आपको पढ़ना पड़ता था 10 तक। 10th के बाद आपको चॉइस दिया जाता था कि जी अगर आपका आर्ट्स अच्छा है तो ह्यूमैनिटीज़ लीजिए, कॉमर्स में अच्छे हो तो कॉमर्स लीजिए, विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता है तो साइंस लीजिए, ये आपको ऑप्शन मिलता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि 10+2 के कंसेप्ट को पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया गया है और इसके जगह पे क्या आ गया है, 5+3+3+4। ये हमारे नए एडुकेशन का सिस्टम है। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग होगा, आपको लग रहा होगा कि 10+2 को इतने भागों में कैसे बांट दिया गया, 5+3+3+4। तो देखिए, अब भारत सरकार ये चाहती है कि बच्चा जब 3 वर्ष का हो जाए, 3 इयर्स का जैसे ही बच्चा हो जाए, आप उसको स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बच्चा पैदा होता है, 3 साल का होगा, वो अब स्कूल चला जाएगा। अब आपको बच्चा जो बिल्कुल स्कूल में गया 3 वर्षों में, 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष की आयु तक, मतलब 5 वर्षों तक, 5 इयर्स तक, उस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी में एनरोल रखना है। उसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, किसी तरह का वाइवा नहीं होगा, ओरल नहीं होगा, उसको बस एक्टिविटी में एनरोल रखना है। उसको खेलने का मन है खेलने दीजिए, गाना गाना अच्छा लगता है गाना गाने, टीवी देखना है टीवी देखे, पेंटिंग करना है पेंटिंग करने दीजिए, क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलने, जो भी उसको अच्छा लगता है। मतलब आप उसके मनोविज्ञान को समझिए कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा है ना। जो पहले विदेशों में हुआ करता था, हमारे यहाँ चर्चा होती थी कि जी अमेरिका में तो ऐसा सिस्टम है, यूके में तो ऐसा सिस्टम है, फ्रांस में तो ऐसा सिस्टम है, तो इंडिया ने भी अब कहीं ना कहीं सोच लिया है कि हमारे एजुकेशन में बहुत ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता है और उसी के आधार पर नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया है। तो 3 वर्षों में आपका बच्चा स्कूल चला जाएगा, 5 साल तक अब वो स्कूल में रहेगा और सिर्फ खेलेगा। खेलने से मेरा मतलब है कि सिर्फ क्रिएटिविटी पे उसके ध्यान दी जाएगी, वो किस चीज़ में अच्छा है, गाने में है, पढ़ने में है, खेलने में है, किस चीज़ में अच्छा है, उस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा 5 साल तक। इसलिए मैंने क्या बोला, 5। तो 5 साल तक बच्चा, 3 साल तो वो प्ले स्कूल में रहेगा और 2 साल में वो क्लास 1 और 2 की पढ़ाई करेगा। मतलब 5 साल को 2 भाग में बांट दिया गया। पहला जो बच्चा का 5 वर्ष होगा, उसमें 3 वर्ष जो है उस बच्चे का सिर्फ खेल कूद और इन सभी चीज़ों में रहेगा, और बचा हुआ जो 2 साल है उसमें वो क्लास 1 और क्लास 2 की पढ़ाई करेगा। कोई एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा आपका। ठीक है, आप क्रिएटिविटी का काम बस करोगे, कौशल का काम करोगे, आपका जो अच्छा लगेगा, दिल लगेगा, वो आप करोगे। ऐसा इसलिए हुआ है ताकि बच्चे स्कूल जाने से डरे ना, बच्चों को अच्छा लगे, वो घर में ना रहकर स्कूल जाए। क्योंकि जब छोटे बच्चों को आप खेलने के लिए खिलौना दोगे, गाने के लिए जो है पियानो दोगे, तो वो स्कूल जाना चाहेगा, है ना। अब दूसरा, ये 5 का मतलब समझ गया, +3, +3 का मतलब क्या हुआ, क्लास 2 आपने पढ़ लिया। अब +3 का मतलब क्या हो गया, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। ये जो 3 क्लास है इसका मतलब ये हो गया, मतलब क्लास सेकेंड तक आपका पूरा प्ले स्कूल वाला सिस्टम चलेगा। आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके बाद 3, 4, 5 से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी, एक्चुअल पढ़ाई। उसमें सरकार ने कहा कि जी अब जो आपका प्राइमरी एडुकेशन है, प्राइमरी मतलब 5 क्लास तक हम लोग प्राइमरी ही मानते हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी आपका एडुकेशन है, उसमें सरकार ने ये नई नीति में कहा है कि मदर टंग, जो मातृभाषा है, सपोज करिए कोई झारखंड का बच्चा है, संथाली उसकी मातृभाषा है, तो उसको संथाली में उसको पढ़ाइए। कोई बंगाली है, बांग्ला है, बंगाली में पढ़ाइए। कोई मराठी है, ठीक है, तो मराठी लैंग्वेज में उसको 5 तक पढ़ाइए आप, ठीक है। कोई मान लीजिए कि उड़िया है, तो उड़िया लैंग्वेज में उसको जो है मदर टंग में, मातृभाषा में पढ़ाइए। तो सरकार का ये मानना और कहना है कि जी अगर आप किसी को मातृभाषा में पढ़ाते हो तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। और क्योंकि जो बच्चों का जो दिमाग होता है 8 वर्षों तक, वो बहुत ज़्यादा लेने की स्थिति में होता है। उसको जो भी आप समझाइएगा वो जीवन भर उसको याद रह जाएगा। उस टाइम पे हमारा जो दिमाग होता है वो बहुत तेज से काम करता है, बहुत ही शार्प होता है। इसलिए सरकार चाहती है कि इन 8 वर्षों तक, ठीक है, मतलब क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 से जो आप पढ़ाई स्टार्ट होगी तो वो आपकी मातृभाषा में होगी। हिंदी भाषी हो तो हिंदी में होगी, उड़िया भाषी हो उड़िया भाषी में होगी। इस पे ज़्यादा जोर दिया गया है, मदर टंग पे। अभी तक क्या था, इंग्लिश मीडियम का एक, आपको पता ही है कि पूरे भारत में इंग्लिशाइजेशन हो गया है। मतलब इंग्लिश एडुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया है पिछले सालों में, बहुत आज़ादी के बाद से ही। तो अब क्या है कि बच्चे क्लास नर्सरी से ही इंग्लिश में ही एजुकेशन लेते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों को दिक्कत आती है। क्यों आती है, क्योंकि अब मान लीजिए कि बच्चे के घर में हिंदी में बात होता है, किसी के यहाँ भोजपुरी में होता है, किसी के यहाँ मैथिली में होता है, किसी के यहाँ पे उड़िया में होता है। उसको स्कूल में इंग्लिश सिखाया जाएगा नर्सरी KG 1, 2 में, तो वो थोड़ा सा जो है अननोन फील करता है, थोड़ा सा उसको ऑकवर्ड लगता है, उसके लिए समस्या आती है।
लेकिन जब वो मदर टंग में समझेगा, जिस भाषा में वो घर में बात कर रहा है उसी भाषा में स्कूल में भी बात करेगा तो उसे अच्छा समझ में आएगा। तो ये है, ठीक है। इसके बाद है हमारा 5 तक हो गया। फिर आ गया सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी में क्या है, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, तीन तीन भागों में इसको बांटा गया। 6, 7, 8 में भी आपको मदर टंग पे इम्फेसाइज किया गया है। इसमें अब आपका क्या होगा कि इसमें कहा गया कि 3 भाषा को सरकार ने बताया है कि आप ले सकते हैं। इसका मतलब एक तो आपकी मातृभाषा होगी, वो तो आपके साथ रहेगा ही, वो कुछ भी हो सकता है, जिस जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस राज्य से, वहाँ की जो भी भाषा आपकी है वो आपकी होगी। उसके अलावा एक आप हिंदी लें और एक आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, या इसकी जगह पे कोई और भी विदेशी भाषा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक भाषा आपकी मातृभाषा तो अब कंपलसरी आपको पढ़ना है, आपका रहेगा, ठीक है। ये आपके साथ रहेगा, कम से कम क्लास 8 तक तो रहेगा। इसके अलावा एक हिंदी रहेगी, इसके अलावा एक आप इंग्लिश या कोई फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकते हो। तो 3 भाषा का कंसेप्ट भारत सरकार के द्वारा लाया गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम 5+3 मैंने समझा दिया। पहला 5 प्ले स्कूल वाला, दूसरा 3 क्लास 3, 4, 5, फिर 3, 6, 7, 8 और +4, ठीक है। +4 मतलब 9, 10, 11, 12, इन चारों को एक सेक्शन में लिया गया है। तो अब देखिए 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम जो है वो तो जैसे होत रहा है अभी तक वैसे ही होता रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन सरकार का कहना है कि किसी भी बच्चे का मार्क्स उसके भविष्य को नहीं और उसके इंटेलिजेंस को नहीं डिसाइड कर सकता। कोई बच्चा अगर 95% मार्क्स लाता है, कोई बच्चा 70% मार्क्स लाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 70% वाला बच्चा बौद्धिक रूप से उस बच्चे से 95% वाले बच्चों से कमज़ोर है। वो भविष्य में अच्छा कर सकता है। 50% लाने वाला बच्चा भी आईएएस बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, आर्टिस्ट बन सकता है, क्रिकेटर बन सकता है। तो इसलिए सरकार का कहना है कि अब बोर्ड एग्जाम तो होगा लेकिन मार्क्स का वेटेज कम हो जाएगा, ठीक है। मार्क्स का वेटेज जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट बनाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मार्क्स का जो है कि भाई 90% आपको लाना ही है, 95%, उस चीज़ को कहीं ना कहीं उस दबाव को, उस बोझ को सरकार कम करेगी और आपको क्रिएटिव और स्मार्ट बनाने पे जोर दिया जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी एजुकेशन में आपका ये हो गया। उसके बाद क्या है कि एक चीज़ का और आपको ये है कि अगर सपोज करिए कि 10th के बाद आपने 11th और 12th में, जैसे कोई बच्चा आर्ट्स लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई साइंस लेता है, तो आर्ट्स का जो बच्चा है वो फिजिक्स नहीं पढ़ सकता, ठीक है। कॉमर्स का बच्चा केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, सरकार ने अब कहा कि अब जो है कोई बाध्यता नहीं रहेगी। अब ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा मैथ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, कॉमर्स का बच्चा को अगर मान लीजिए बायोलॉजी अच्छा लगता है वो पढ़ सकता है, इंजीनियरिंग का बच्चा है उसको म्यूज़िक अच्छा लगता है पढ़ सकता है, पेंटिंग अच्छा लगता है कर सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बना दी गई है एजुकेशन में। आप किसी भी स्ट्रीम के हो, अगर आपको अच्छा लगता है कोई विषय तो आप उसका कम्बिनेशन रखिए, आप उसको पढ़िए, है ना। इसमें इसका मतलब कि आपको स्मार्ट बनाने पे अब जोर दिया जाएगा, ना कि रट्टू रोट लर्निंग को बिल्कुल जो है ख़त्म किया जाएगा और स्मार्ट लर्निंग को जो है अब नई शिक्षा नीति में लाया जाएगा। अब आते हैं हायर एजुकेशन की ओर। तो उच्च शिक्षा में क्या है हमारे लिए, उच्च शिक्षा में देखिए अब क्या होगा कि अभी तक आपको अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग परीक्षाएं देनी होती थी। आपको दिल्ली विश्वविद्यालय का अलग फॉर्म भरना पड़ता था, जेएनयू का अलग फॉर्म भरना पड़ता था, तमाम तरह के अलग यूनिवर्सिटी के फॉर्म अलग अलग भरने पड़ते थे, सभी का खर्च भी बहुत ज़्यादा आता था। अब सरकार ने कहा है कि अब आपको बस एक फॉर्म भरना पड़ेगा, वो होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सीईटी। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर क्या होगा कि सभी विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम, एक एनटीए एक नई एजेंसी गठित की गई है भारत सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, जिसका काम ये है कि वो आपका परीक्षा समय से कराएगी, साल में 2 बार कराएगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। साल में 2 बार आपका सीईटी का एग्जाम होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसमें क्या होगा, उसमें 2 पेपर होंगे। एक पेपर में आपका कॉमन एप्टीट्यूड होगा जिसमें रीजनिंग, मैथ्स और सामान्य जो क्वेश्चन होता है वो रहेगा। दूसरा पेपर में आपका जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, कोई अगर इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता है इंग्लिश से प्रश्न रहेगा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता है इकोनॉमिक्स से प्रश्न रहेगा, पॉलिटिकल साइंस करना चाहता है पॉलिटी से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना चाहते हो, वही आपका पेपर 2 में रहेगा। इस कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के स्कोर कार्ड के मार्क्स के बेसिस पे ही आपको भारत के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा। इसका मतलब कि आप अगर अब सीईटी में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उस आधार पे ही आपको बड़े यूनिवर्सिटीज़ या छोटे जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो स्टेट के हों चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, केंद्र के हों, वहाँ पे आपको दाखिला मिलेगा, ठीक है।
लेकिन इसमें एक जो परेशानी हो वो ये है कि जो नई शिक्षा नीति है इसको मैंडेटरी सरकार ने नहीं बनाया है। इसको एक दिशा निर्देश, इसको एक डायरेक्शन के तौर पे सरकार ने बनाया कि आप ऐसा करें, देश को ऐसा करना चाहिए, देश को ऐसी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपको पता, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो शिक्षा का जो विषय है, एडुकेशन का जो सब्जेक्ट है, ये भारत सरकार के कंकरेंट लिस्ट में आता है। आपको पता है 3 लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो जो कंकरेंट लिस्ट होता है ना, इसमें सरकार को हमेशा राज्य सरकार से भी पूछ के काम करना होता है। इसका मतलब शिक्षा जो है वो एक कॉन्करेंट लिस्ट है। इसका मतलब कि भारत सरकार अकेले शिक्षा से संबंधित कोई नियम नहीं बना सकती। अगर भारत सरकार शिक्षा से संबंधित कोई भी नियम बनाना चाहेगी तो उसको 28 स्टेट और 9 जो यूनियन टेरिटरीज हैं उन सबसे सलाह मशविरा लेना होगा। तो हमारे भारत में आपको पता ही है विपक्ष की सरकार का सिस्टम है, केंद्र में कोई और है, राज्य में कोई और है, तो दिक्कत आएगी। इसका एक उदाहरण मैं बताऊं, अभी आंध्र प्रदेश में जैसे मैंने आपको बताया कि मदर टंग की बात हुई है, मातृभाषा की बात हुई है कि जी प्राइमरी जो एजुकेशन है वो तो मातृभाषा में ही होनी चाहिए। तो आंध्र प्रदेश ने इसका विरोध कर दिया। आंध्र प्रदेश ने कहा कि नहीं, मैं इंग्लिश में ही अपना जो है प्राइमरी एजुकेशन भी कंटिन्यू रखूंगा। तो ये एक क्या है, ये एक कन्फ्लिक्ट, ये एक द्वंद्व पूरे देश में देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे एक समस्या ये आएगी कि सपोज करिए कि एक बच्चा मदर टंग में पढ़ रहा है, सपोज करिए एक बच्चा है जो बांग्ला में अपना प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा है, दूसरा बच्चा इंग्लिश में कंप्लीट कर रहा है। तो इंग्लिश का क्या है, डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, तो वो बच्चा क्या होगा, ऑटोमेटिकली उससे ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। तो सरकार के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इसको यूनिफॉर्मली, ठीक है, इसको यूनिफॉर्म तरीके से पूरे कंट्री में आप इसको इम्प्लीमेंट कराएं। देखिए मसौदा तैयार कर देना, नीति ले आना, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करवाना ये सबसे बड़ी चुनौती होती है, ये सबसे कठिन होता है। इसको करवाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। ठीक है, अब इसके बाद एक और पॉइंट पे आते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात नई शिक्षा नीति में की गई है। इसका हिंदी होता है सकल नामांकन अनुपात। अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें अपने देश के अंदर, तो 10th पास करने के बाद, टेंथ के बाद की अगर बात करें, या 8th की बात हम कर लेते हैं, 8th के बाद क्लास 8वीं के बाद सिर्फ 56% बच्चे ही हैं। मतलब क्लास 8 के बाद बस 56% बच्चे, जो सपोज करिए क्लास 8 में जितने भी बच्चे हैं उनमें से बस 56% बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 9th के लिए जाते हैं। इसका मतलब कि 44% बच्चे भारत के अंदर आज भी, करीब करीब 40% से ज़्यादा बच्चे आज भी क्लास 8 के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसका मतलब वो चाइल्ड लेबर या तमाम तरह की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए वो काम करने लग जाते होंगे। तो ये एक बड़ा ही भयावह सीन है, आज़ादी के 72 साल भी के बाद भी ऐसा है। तो भारत सरकार के पास ये बहुत बड़ी चुनौती है कि इस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाएं। और सरकार ने कहा है कि 2035 तक, सरकार का टारगेट है कि 2035 तक इस जो नामांकन का अनुपात है इसको 100%, 100% भारत सरकार करेगी। तो आप सोच लीजिए कि कितना अच्छा होने जा रहा है हमारे देश के अंदर, कि अब सरकार जो है आपको पढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी, पढ़ने के लिए आपको बहुत तरह का जो हो सकता है फेलोशिप, स्कॉलरशिप्स, बहुत चीज़ें आपको मिले ताकि बच्चा पढ़ाई ना छोड़े, खासकर इकोनॉमिक टर्म्स में वो आर्थिक तंगी की वजह से तो ना ही छोड़े, और पारिवारिक भी कोई उलझन है उसको भी दूर करने का काम किया जाएगा। लेकिन 2035 तक हमारे यहाँ 100%, 100% बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन के बाद भी पढ़ाई करें, ये भारत सरकार का ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है, एम है, गोल है, लक्ष्य है। हायर एजुकेशन की बात करें तो क्लास 12 के बाद, क्लास 12 तक तो बच्चे पढ़ लेते हैं ठीक ठाक, लेकिन उसके बाद अगर आंकड़ों की बात करें तो बस 26% बच्चे, क्लास 12 के बाद बस 26% बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। बाकी सब या तो नौकरी में चले गए, या तो पारिवारिक उलझन में फंस गए, या तो आर्थिक तंगी हो गई, कुछ भी वजह हो सकता है, परिवार में कुछ ऐसा हो गया कि वो पढ़ाई नहीं कर पाए, वजह कुछ भी हो सकती है, रीज़न कैन बी एनीथिंग, बट द मेन थिंग इज़ कि बस क्लास 12वीं के बाद 26% बच्चे ही हैं जो कॉलेज एजुकेशन के लिए जा पाते हैं। सरकार का ये लक्ष्य है कि 2035 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 2040 तक इस 26% के आंकड़े को 50% में तब्दील करा जाए। इसका मतलब कि क्लास 12 के बाद कम से कम जितने बच्चे क्लास 12 में का एग्ज़ाम देते हैं, पास करते हैं, उनमें से कम 50% बच्चे 2035 तक कॉलेज एजुकेशन भी प्राप्त करें। तभी तो अब भारत विश्वगुरु बनेगा। ठीक है, भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत विश्वगुरु बने, और विश्वगुरु तभी बनेगा जब हमारे यहाँ पे शिक्षा का एक बहुत ही माकूल माहौल होगा, लोग शिक्षित होंगे, 100% शिक्षित लोग होंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अच्छा रिसर्च हो, तभी तो हम विश्वगुरु बनेंगे। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और मैं बताऊं कि उच्च शिक्षा में आप मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का सिस्टम आ गया है। इसका मतलब कि अब अगर सपोज करिए कि आपने क्लास 12वीं की परीक्षा दे दी,
12वीं के बाद आप जब कॉलेज में जाएंगे तो अब ग्रेजुएशन हो गया है 4 साल का, ठीक है। ग्रेजुएशन कितने साल का हो गया है? 4 साल का। तो इस 4 साल के ग्रेजुएशन में, स्नातक में, आपने अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा डीयू में एडमिशन लेता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में या संस्कृत ऑनर्स में या मान लेते हैं फिजिक्स ऑनर्स में, तो अगर वो 1 साल पढ़ाई करके किसी कारण से उसकी पढ़ाई छूट जाती है तो अब उसको उसमें सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट इन फिजिक्स ऑनर्स, सॉरी सर्टिफिकेट इन फिजिक्स, या सर्टिफिकेट इन इकोनॉमिक्स, सर्टिफिकेट इन पॉल साइंस, सर्टिफिकेट इन हिस्ट्री एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आपने 2 साल पढ़ाई करी, 2 साल के बाद आपकी पढ़ाई छूट गई तो आपको डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा, ठीक है, डिप्लोमा मिलेगा, सॉरी डिप्लोमा इन फिजिक्स, डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स, डिप्लोमा इन फला इंग्लिश और सो ऑन। अगर आपने 3 साल तक ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी तो आपको बैचलर मिलेगा, बैचलर इन इंग्लिश, बैचलर इन इकोनॉमिक्स, बैचलर इन फिजिक्स, बैचलर इन साइकोलॉजी, बैचलर इन सोशियोलॉजी, बैचलर इन केमिस्ट्री, बैचलर इन मैथमेटिक्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन, जो भारत सरकार चाहती है आप करें, अगर आपने 4 साल का स्नातक कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो अब आपको क्या डिग्री मिलेगा? बैचलर विथ रिसर्च इन इंग्लिश, बैचलर विथ रिसर्च इन हिस्ट्री, बैचलर विथ रिसर्च इन फिजिक्स। इसका मतलब कि अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन अपना पूरा कर लिया तो अब आपको सिर्फ बैचलर की डिग्री नहीं मिलेगी, बैचलर विथ रिसर्च, यानी कि आपको 1 साल, 3 साल का तो हो गया, 1 साल में आपको जो है रिसर्च करवाया जाएगा, है ना। तो आपके बौद्धिक के लिए आपका जो एक इंटेलेक्चुअलिटी है वो भी इंक्रीज होगी और आपको डिग्री क्या मिलेगा? बैचलर विथ रिसर्च, मतलब आपने उसमें बैचलर तो किया ही किया, साथ में आपको आपने रिसर्च भी किया अपने सब्जेक्ट में, जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा, आपको आगे काम भी आएगा। इसके बाद मास्टर्स 1 साल का हो जाएगा। आपको ये चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं कि सर ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया तो हमारा 1 साल खराब हो जाएगा, नहीं। जो बच्चा ग्रेजुएशन 4 साल का करेगा उसको मास्टर्स 1 साल का ही करना पड़ेगा, ओनली 1 ईयर, 1 साल में मास्टर हो जाएगा। मतलब 5 साल में आप बीए और एमए, बीएससी और एमएससी दोनों कर लोगे, ठीक। इसके बाद एमफिल होता था, अभी एमफिल को ख़त्म कर दिया गया। अब 2022 से हमारे देश में कोई एमफिल नहीं होगा, डायरेक्ट आप एमएससी या एमए या एमकॉम के बाद डायरेक्ट आप पीएचडी में जाओगे। पीएचडी में आपका दाखिला होगा, 3 साल आपका पीएचडी में लगेगा, उसके बाद आप डॉक्टरेट की पढ़ाई आप पूरी करने के बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद हमारा जो है एक और अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इसमें ऐड ऑन करूँ तो हमें इस चीज़ का ध्यान ये रखना है कि अब भारत सरकार ने ये क्या कहा है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे डीयू हो गया, जेएनयू है, बीएचयू है, या जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो बहुत बड़े बड़े और बहुत इस्टेब्लिश्ड हैं इंस्टीट्यूशन हमारे देश में, उनको स्वायत्तता प्रदान करेगी, उनको ऑटोनॉमिटी देगी भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय हमारा। और उनको कहा गया है कि जी अगर सपोज करें कि डीयू अगर दिल्ली में है और वो अपना ब्रांच अगर झारखंड के देवघर में खोलना चाहता है या बिहार के पटना में खोलना चाहता है या उत्तराखंड के देहरादून में खोलना चाहता है तो वो खोल सकता है। इसका मतलब कि आने वाले समय में हो सकता है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का ब्रांच झारखंड के रांची, देवघर, जामताड़ा या फिर बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश के लखनऊ वगैरह में भी आपको देखने को मिले। ये तो बड़ा अच्छा होगा। अब आप अपने ज़िले में, अपने राज्य में रहकर ही दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री ले लोगे, जेएनयू की डिग्री ले लोगे, बीएचयू की डिग्री ले लोगे। तो ये सरकार का मसौदा है, ये सरकार का की नीति है कि आने वाले समय में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ जहाँ बच्चे अपने घर छोड़कर, है ना, बहुत सारा खर्च करना पड़ता है तब जाके पढ़ते हैं, वो अपने ज़िले, अपने राज्य में भी वो अब पढ़ाई उसकी कर पाएंगे, उसका ब्रांच खुलने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा, इसके साथ ही साथ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जैसे हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, मैनचेस्टर, ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे विश्व के, उनको भी भारत सरकार ने वेलकम किया है और कहा है कि अगर आप अपना ब्रांच इंडिया के किसी शहर में खोलना चाहते हैं तो आप खोलें। इसका मतलब कि आने वाले दिनों में, आने वाले 5-7 सालों में, कम, ये डिपेंड करता है कि सरकार कितना जल्दी ये करती है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि विश्व के जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, मैनचेस्टर हो, है ना, और भी जर्मनी के यूनिवर्सिटीज़ हो सकता है कि वहाँ का ब्रांच दिल्ली में खुल जाए, झारखंड में खुल जाए, छत्तीसगढ़ में खुल जाए, उत्तर प्रदेश में खुल जाए, और आप भारत से ही पढ़कर ऑक्सफोर्ड की डिग्री ले लोगे, मैनचेस्टर की डिग्री ले लोगे। तो ये भी आने वाले दिनों में संभव होने जा रहा है। बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी इसके हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, चिंतक हैं, थिंकर हैं, जिनका मानना है कि हो सकता है सरकार आने वाले टाइम में शिक्षा को भी निजीकरण की ओर ले जाए, ठीक है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार हो सकता है, लेकिन मिला जुला कर हम ये कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति एक वरदान की तरह है, हम सबके लिए बहुत ही लाभप्रद है।
है ना। और इस पे अभी भी जो है काफ़ी डिस्कशंस चल रहे हैं, डेलिब्रेशंस चल रहे हैं, विचार विमर्श हो रहा है। अगर कुछ वैसा होगा तो बदलाव होगा, लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बहुत ही सहज और बहुत ही अच्छा शिक्षा नीति हमारे देश में आया है और हम सभी इससे लाभान्वित होंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा सुने, आपको नई शिक्षा नीति का बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालें, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।